नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आज बात करते हैं एनडीए और यूपीए की होने वाली बैठक की, क्योंकि एनडीए के तरफ से इस बार जो कल मीटिंग होगी 18 जुलाई शाम 5 बजे दिल्ली के अशोका होटल में, उसमें एनडीए के तरफ से 38 दल यानी बीजेपी के 38 पार्टनर इस बैठक में शामिल होंगे। इस बात की जानकारी खुद जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उधर यूपीए के 26 दल यूपीए के बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और आज रात में सोनिया गांधी, जो अभी यूपीए की चेयरपर्सन है, उनके तरफ से डिनर का आयोजन किया गया। यानी वे आज रात्रि का भोज विपक्षी पार्टी के नेताओं को देंगी। इस मीटिंग में शरद पवार आज की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। कल वह शरद पवार, सुप्रिया सुले और जितेंद्र आह्वान के साथ बैठक में शामिल होंगे। आज की बैठक में इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संजय सिंह, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है वे सहित कई पार्टियां बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंच चुकी है, जहां पर बैठक किया जाएगा। विपक्ष जो बैठक 23 जून को विपक्ष ने पटना में किया था, उसके बाद की आगे की रणनीति पर वो मंथन करेगा। कुल मिलाकर 5 बिंदुओं पर वो चर्चा करेगा। सबसे पहला कि यूपी गठबंधन का नाम क्या रखा जाए। क्या गठबंधन का नाम यूपीए ही होगा या कोई नया नाम होगा, पीडीए, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने किया था और कहा था पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अकलियत। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पीडीए गठबंधन का एक नया नाम रखा जाएगा। दूसरा, हर सीट पर जो करीब 400 सीटें देश भर में चिन्हित किया गया है, उस पर एक सीट पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का कोई एक साझा उम्मीदवार। तीसरा कि इसका संयोजक कौन हो और आगे की रणनीति के लिए संयोजक की जिम्मेदारी किसे मिले। चौथा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, यानी जो एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो वे। पांचवा, कौन सी सीट पर कौन सी पार्टियां लड़ेंगी, यानी राज्यवार रणनीति। छठा, जो 20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, उस पर लेकर आगे की क्या रणनीति होगी। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेगा विपक्ष, जिसके लिए कल सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मीटिंग रखा जाएगा और जिसके बाद कल संयोजक के नामों की घोषणा की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी संभावना दिख रहा है। वहीं आज रात इस पर जो है वह सोनिया गांधी के घर जो डिनर का आयोजन किया जाएगा, उसमें भी कई बातें साफ हो जाएगी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उस गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं, शरद पवार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और कई नेता होंगे जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कई राज्यों में जो विपक्षी दल तो बैठक कर रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में विपक्षी दल आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी, वहाँ गठबंधन हो जाए और पार्टियाँ एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, कांग्रेस और आप, इसमें बहुत दिक्कत है। इसमें दूर दूर तक कोई संभावना दिखती नहीं है। हालांकि अध्यादेश के मसले पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ ज़रूर दिया है। केरल में लेफ्ट और पीडीएफ के बीच लड़ाई, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है वे लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि आरएलडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाए। उन दोनों के बीच जो दूरियां हैं वह कम ज़रूर हो रही है। बिहार में सीट शेयरिंग करना होगा, कौन सी पार्टी किस सीट से लड़ेगी और कितना सीट पर लड़ेगी, ये तय होना बाकी होगा। विपक्ष एक सीट पर एक उम्मीदवार की बात तो कर रहा है, लेकिन 2014 में बीजेपी ने 50% से ज़्यादा वोट 131 लोकसभा सीट पर लाई थी, जबकि 2019 में ये बढ़कर 224 हो गया, यानी 225 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने 50% से अधिक वोट लाया था। इसमें उत्तर प्रदेश की 40, गुजरात की सभी 26, राजस्थान की 25 में से 23 और मध्य प्रदेश की 29 में से 25 सीटें और बिहार में के 14 में 40 और महाराष्ट्र की 48 में 15 सीटें। यानी बीजेपी ने पिछली बार इन 6 राज्यों में जो 224 सीटों पर वो 50% से ज़्यादा मत लाई थी, इन 6 राज्यों के सीटों को अगर मिला दे तो 147 लोकसभा सीट ऐसी होती है जहां बीजेपी ने 50% से अधिक वोट लाया था, अधिक मत लाया बीजेपी ने लाया था। हालांकि बिहार और महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदल चुके हैं, कई पार्टियां इधर से उधर हो चुकी है। नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो चुके हैं। वहीं जो एनडीए की उस वक्त पार्टनर थी शिवसेना, वो 2 खेमे में है, एक खेमा उसका बीजेपी के साथ है, तो एनसीपी की भी 2 खेमों में बट चुकी है।
दिल्ली की भी सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने 50% से ज़्यादा वोट दिल्ली में बीजेपी 700 सीट पर लाई थी। हिमाचल में भी उसने यही प्रदर्शन दोहराया था चारों सीट को लेकर। उत्तराखंड में भी वो 500 सीट पर लाने में सफल हुई थी। यानी अगर विपक्ष एक सीट पर बीजेपी के खिलाफ एक ही कॉमन कैंडिडेट उतारती है तब भी बीजेपी को 224 सीटों पर जो उसने 50% से अधिक सीट लाई थी वहाँ विपक्ष को काफ़ी मेहनत करना होगा, काफ़ी मशक्क़त करना होगा। और विपक्ष के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये होगा कि जिन सीट पर कई सारी सीटें ऐसी होंगी जिसमें विपक्षी पार्टियों के कई दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सीट पर अगर जिन पार्टियों को नहीं जाएगा सीट वो खाते में, तो उन दल के जो उम्मीदवार वहाँ तैयारी कर रहे हैं उन्हें पार्टियां कैसे मनाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। यानी विपक्ष की लड़ाई जो कोशिशें कर रहा है विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने का, एनडीए गठबंधन के खिलाफ लड़ने का, उसमें उसे काफ़ी मशक्क़त करना होगा। हालांकि कल की बैठक के बाद ये तस्वीर करीब करीब साफ हो जाएगी कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। करीब करीब ये बैठक में तय हो जाएगा। बाकी राज्यों को लेकर अलग अलग रणनीति बनेगी। संयोजक कौन होगा ये लगभग तय हो जाएगा। वहीं बीजेपी भी कल अपने सहयोगियों की बैठक बुला रहा है और कुल मिलाकर 38 दलों को विपक्ष एनडीए इस बैठक में बुला रहा है। बिहार से कई सारी पार्टियां हैं, चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सुदेश महतो की पार्टी झारखंड की आजसू बैठक में शामिल होगी। कहा जा रहा है कि हरियाणा के दुष्यंत चौटाला बैठक में शामिल हो सकते हैं, पंजाब से अकाली दल शामिल हो सकती है, उत्तर प्रदेश से संजय निषाद की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट, नागालैंड पीपुल्स फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी जो प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी, इसके अलावा असम गण परिषद बैठक में शामिल होगा। तो इस तरह से 38 दल, पवन कल्याण की पार्टी भी इस बैठक में शामिल हो सकती है। तो कुल मिलाकर 38 दल इस बैठक में शामिल होंगे एनडीए की तरफ से। यानी एनडीए भी अपने कुनबा को मजबूत कर रहा है, कुनबा को बढ़ा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी बैठक में शामिल होती है या नहीं होती है। पीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बैठक में शामिल होती है या नहीं होती है। वीआईपी बिहार की मुकेश सहनी की पार्टी, उसे न्योता मिला है या नहीं मिला है। यानी दोनों खेमों की तरफ से अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वह जोरों शोर से किया जा रहा है। और कल नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे एनडीए के 38 दल बैठक में शामिल होंगे। तो यूपीए की बैठक की सहयोगी दलों की भी कल सुबह 11 बजे से होगी। वैसे डिनर पार्टी के लिए आज सोनिया गांधी की तरफ से जो डिनर आयोजन किया गया उसमें पार्टियां बैठक में शामिल हो रही है। 17 दल ने 23 जून को बैठक में शामिल हुई थी। जो 8 नए दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं उनमें एमडीएमके, केडीएमके और ये दोनों दल पिछली मर्तबा 2014 के चुनाव में बीजेपी और एनडीए के हिस्सा थे। इसके अलावा VCK, आरएसपी, IUML, केरल कांग्रेस मनी जैसी पार्टियां, नई पार्टियां जो है वह इस बैठक में शामिल होंगी। यानी 8 नए दल इस बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि नरेंद्र मोदी के सामने क्या विपक्ष कोई चेहरा लॉन्च करेगा या फिर मुद्दों के आधार पर वो चुनाव लड़ेगा। यानी मोदी के खिलाफ कोई चेहरा बीजेपी लगाएगी, मोदी वर्सेस कौन। जो विपक्ष बीजेपी कह रही कि मोदी के खिलाफ कौन होगा, तो विपक्ष क्या मोदी वर्सेस के खिलाफ कोई चेहरा लगाएगा या फिर विपक्ष की कोशिश होगी कि वो मुद्दों के जरिए चुनाव लड़े, वो मुद्दों के आधार पर बीजेपी को घेरे। तो यानी विपक्ष कल की अपनी बैठक में एक बीजेपी के खिलाफ एक कॉमन कैंडिडेट देने पर, संयोजक पर, किस सीट से कौन सी पार्टियां चुनाव लड़े हुए सहित कई अन्य फैसले पर, पार्टी का संयोजक कौन हो, गठबंधन का नाम कौन हो, इस पर अपनी बैठक का अगला कड़ी करने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर कल की जो बैठक दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक आयोजित होगी, उस बैठक के बाद 2024 की सियासी तस्वीर धीरे धीरे गठबंधन की साफ हो सकती है। छोटे दल का महत्व बढ़ गया है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी छोटे दलों को फ़ोन करके ये कह रही है कि तुम हमारे पास आप हमारे गठबंधन में आ जाइए या आप हमारे गठबंधन में आ जाइए। तो कुल मिलाकर ये संकेत साफ है कि छोटे दलों का महत्व बढ़ गया है क्योंकि 2024 की सियासी लड़ाई में एक एक सीट का मायने होगा। एक एक सीट के जरिए चुनाव में सत्ता अगर पानी है तो एक एक सीट ज़रूरी है। ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।